तो जैन फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रोविन एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सप्ताह में 3 दिन आपको ज्योग्राफी का वीडियो देते हैं। और अभी हमने 2 दिन पहले एनसीईआरटी का सीरीज शुरू किया है, जिसमें से हमने पहला वीडियो आपको दिया है क्लास 6 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो आज हमारा है ज्योग्राफी का। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था एस्ट्रोनॉमी में, और एस्ट्रोनॉमी में हमारा टॉपिक चल रहा था तारा का। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि तारे का निर्माण से लेकर के तारे का अंत किस प्रकार से होता है, वो सभी उन सभी बातों के बारे में हमने बताया था। तो यदि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोविन एकेडमी पर जाएं और वो दोनों वीडियो को देख लें, तभी जो सो आपको आज का क्लास जो सो वो समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम उन सारी बातों को आज शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने बताया था आपको कि हमारे यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सी है, 100 अरब गैलेक्सी है, और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, है ना। 100 अरब तारे हैं, लेकिन फिर भी 100 अरब गैलेक्सी में प्रत्येक में 100 अरब तारे होने के बावजूद हमारा जो ब्रह्मांड है वो खोखला है। 99% वो क्या है, खोखला है, और 1% ही वो उसमें क्या है, गैलेक्सी वगैरह है, यूनिवर्स वगैरह, प्लैनेट वगैरह जो भी है वो है। और यही कारण है कि हम लोग स्पेस में किसी भी चीज़ को आसानी से छोड़ देते हैं। किसी भी चंद्रयान वगैरह कुछ भी होता है, स्पेस एक्स वगैरह छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि 99% हमारा जो ब्रह्मांड है वो खोखला है, 1% भाग पर ही हमारे गैलेक्सी वगैरह, प्लैनेट वगैरह सभी है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण और उससे जुड़ी हुई बातें आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टॉपिक ब्रह्मांड का निर्माण, कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, ब्रह्मांड के निर्माण के संदर्भ में एक वैज्ञानिक है, ठीक है, एक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड में एक तारा था, वो तारा क्या हुआ, एक बार विस्फोट हो गया। ये एक बेल्जियम का एक साइंटिस्ट था, बेल्जियम का एक पादरी था, जॉर्ज लेमंत्रे। जॉर्ज लेमंत्रे, ये कहाँ का था, बेल्जियम का था, बेल्जियम का था। देखिए, इन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण के संदर्भ में जॉर्ज लेमंत्रे ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया। महाविस्फोट का सिद्धांत, या तो फिर इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। अब ये महाविस्फोट अथवा बिग बैंग थ्योरी क्या है, और इससे जो हमारा ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम बताए थे आपको कि जितने भी तारे होते हैं वो सभी गैलेक्सी में मूव करते हैं, और जितने भी जीवित तारे होते हैं वो सभी गैलेक्सी के साइड्स में रहते हैं, ऐसे इस प्रकार से साइड में रहते हैं। और गैलेक्सी के बीच वाले भाग को कहते हैं हम लोग बल्ज, बल्ज। और यही बल्ज में रहता है हमारा ब्लैक होल, या तो फिर ब्लैक वार्फ, है ना। जो छोटे तारे होते हैं वो जाते हैं ब्लैक वार्फ में, और जो बड़े तारे होते हैं वो जाते हैं ब्लैक होल में, ठीक है। तो थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब तारे इसके साइड्स में थे तो ये अपने गैलेक्सी का रिवॉल्व कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ब्लैक होल में या तो फिर ब्लैक वॉर्फ में तारे जाते कैसे, किस प्रकार से जाते हैं, ठीक है। तो मूव करते करते एक समय ऐसा आता है जब उसका ईंधन, उसके अंदर की जो एनर्जी रहता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और जब समाप्त हो जाता है तो मूव करने के लिए बंद कर देता है। यहाँ से ब्लैक होल ताकते रहता है ऊपर कि देखते हैं भाई कौन सा तारा है जिसका ईंधन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे वो खत्म होता है तैसे वो ब्लैक वार्फ को भी, यानी छोटे तारा होता है, उसको भी खींचने की कोशिश करते हैं। बड़े तारे को तो खींचते ही हैं, लेकिन छोटे तारे को भी खींचने की कोशिश करते हैं। जब उसका ईंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, लड़खड़ाने लगता है ऐसे ऐसे, तो अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगता है। तो आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास अभी एक रुमाल है ना। इस रुमाल के जरिए हम समझेंगे कि गैलेक्सी में तारे का चक्कर, तारे किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं और किस प्रकार से वो
ब्लैक होल में जाते हैं या फिर ब्लैक वॉर्फ में किस प्रकार से जाते हैं। और इसी से हम समझेंगे कि महाविस्फोट का सिद्धांत जो बेल्जियम के पादरी ने दिया है ना, जॉर्ज लेमैत्रे ने, वो किस प्रकार से दिया। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास अभी एक रुमाल है, और इस रुमाल को हम जब तक घुमाएंगे तब तक ये घूमेगा, लेकिन जब घुमाने के लिए बंद कर देंगे तो ये रुक जाएगा, और रुक करके फिर नीचे की ओर चली जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से और समझते होंगे, बचपन में जब आप पढ़ाते होंगे, या तो फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हैं। आप एक रस्सी में किसी भी चीज़ को बांधिए, कलम, ईटा वगैरह कुछ भी हो, घुमाइए उसको। आप जब तक घुमाएंगे तब तक समझिए कि उसका जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस है, यानी उसका एनर्जी अभी तक जिंदा है। लेकिन जब आप घुमाने छोड़ देंगे तो आप समझेंगे, आप मान लीजिएगा कि उसका एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और जब खत्म होगा तो वो नीचे गिर जाएगा है ना। ठीक उसी प्रकार से होता है यहाँ पर ब्लैक होल और तारे के बीच का जो संबंध होता है, वो जब तारे में ईंधन रहता है तब तक वो पूरा एकदम भरपूर घूमता है, लेकिन तब तक निचवा से एकदम ताकले रहता है ब्लैक होल कि देखते हैं कौन तारा है जो धीरे धीरे लड़खड़ा रहा है। और जैसे लड़खड़ाता है तैसे बोलता है, आजा भाई आजा, अपने पास आजा, हमको भूख लगा है। ठीक है, तो जब तारे लड़खाने के लिए घूमने के लिए बंद कर देते हैं, एक समय ऐसा आता है जब उसका ईंधन समाप्त हो जाता है, तो वो आ जाता है ब्लैक होल में। और ब्लैक होल जितने तारों को निगलेगा, जितने तारों को खाएगा, उतना ही ज़्यादा वो पावरफुल होगा, उतना ही ज़्यादा उसका डेंसिटी बढ़ेगा। तो अब सोचिए, इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है ना, 100 अरब गैलेक्सी है। तो सोचिए प्रत्येक गैलेक्सी में कितना ब्लैक होल है जो इस छोटे सांड की तरह घूम रहा है। जिस दिन वो ब्लैक होल फटेगा, ब्लास्ट होगा, तब पूरी पृथ्वी पर तबाही मचेगी, है ना, पूरी पृथ्वी पर एकदम कयामत आ जाएगा। तो ये सोच रहा जो ब्लैक होल हुआ है, ये एकदम छोटा सांड की तरह एकदम घूम रहा है सीना टान के ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये था कि तारे का रिवॉल्व कैसे होता है गैलेक्सी में। अब हम यहाँ पर टॉपिक लिए हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, फिर से हम एक गैलेक्सी बनाते हैं, और हम बताए थे कि यहाँ पर रहता है हमारा सूर्य, है ना, यहाँ पर हमारा सूर्य है। और सूर्य ना तो पूरे किनारे में, ना तो पूरे बीचों बीच में है ना, इसके अगल बगल में भी रहते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है वो गैलेक्सी के पूरे साइड में है, पूरे साइड में भी नहीं है, इसके चारों ओर भी बहुत सारे तारे घूमते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो क्या हुआ था, जैसे कि हम बताए थे कि सूर्य के नजदीक में एक तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और एक तारा है साइरस, है ना, साइरस। तो यहीं पर सूर्य के बगलिया में एक तारा था, जो क्या हुआ, उसका ईंधन समाप्त हो गया, और समाप्त होने के बाद वो कहाँ गया, ब्लैक होल में गया होगा। जब बड़ा तारा होगा तो ब्लैक होल में गया होगा। तो जब ब्लैक होल में गया तो वहां पर जाने के बाद एकदम से विस्फोट हो गया, और जब विस्फोट हो गया तो तारे में भी बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारे गैसेज वगैरह होते हैं। तो जब विस्फोट हुआ तो उसका बहुत सारे गैस एकदम छितरा गया, 2 गो इधर गया, 2 इधर गया, 1 उधर गया, 10 गो इधर गिर गया, 10 गो उधर गिर गया। मतलब अलग 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 जगहों पर अलग अलग संख्याओं में उसका जो कण था वो गिर गया। और वही कण के गिरने से हमारा ये स्पेस का निर्माण हुआ, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हमारा गैलेक्सी का निर्माण हुआ, हमारा प्लानेट का निर्माण हुआ। तो इसी घटना को बिग बैंग थ्योरी या तो फिर महाविस्फोट का सिद्धांत कहा गया। और ये सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमैत्रे ने, वो बेल्जियम का एक था पादरी। थोड़ा इस बात को और समझने की प्रयास करते हैं गहराई से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मिठाई का लड्डू है, मिठाई का लड्डू है, वो मिठाई को लड्डू को फेंकिए, मिठाई को लड्डू को जब फेंकिएगा तो वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से छितरा जाएगा। कहीं पर दूर रहेगा, कहीं पर इतना बड़ा ढेला रहेगा, कहीं पर इतना बड़ा ढेला रहेगा, है ना, अलग अलग तरह से छितराएगा। तो उसी के छितराने से इस स्पेस का निर्माण हुआ है, इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, इस गैलेक्सी का निर्माण हुआ है। तो उससे क्या निकला, बहुत सारे कण निकले। तो जब इसमें महाविस्फोट हुआ तो कुछ कण मिल करके बन गए गैलेक्सी, आकाशगंगा मिल गए, और कुछ कण मिल करके बन गए स्टार्स, कुछ कण मिल करके बन गए प्लानेट, ठीक है, कुछ कण मिल करके बन गया स्पेस, है ना। तो जो गैलेक्सी बना, हम बताए थे कि 3 गैलेक्सी के समूह को कहते हैं सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर। और इन्हीं सुपर क्लस्टर मिल करके फिर बना लिए बाद में यूनिवर्स, यूनिवर्स, ठीक है। क्योंकि तारे में बहुत सारे गैसेज रहते हैं,
तो कुछ गैस मिल करके या फिर कुछ कण मिल करके बन गया स्टार, बन गया कुछ प्लैनेट, बन गया कुछ स्पेस, बन गया कुछ बन गया गैलेक्सी। तो हमने बताया था कि 3 गैलेक्सी मिल करके बन जाता सुपर क्लस्टर, और सुपर क्लस्टर फिर मिल करके बन गया यूनिवर्स। तो इस पूरी घटना को कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत, या तो फिर बिग बैंग थ्योरी, है ना। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? जॉर्ज लेमंत्रे ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमंत्रे ने। एक बात और होता है, ये तो बन गया ब्रह्मांड, है ना। एक और वैज्ञानिक है एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने क्या कहा कि गैलेक्सी के बीच का जो भाग है, खाली जगह है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं हमारे ब्रह्मांड जो है वो धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है, धीरे धीरे खिंचाव है, फैलाव हो रहा है उसमें। उसने क्या कहा कि जिस दिन ये खिंचाव समाप्त हो जाएगा उस दिन से फिर जो ब्रह्मांड अपनी जिस अवस्था में था उस पुरानी अवस्था में आ जाएगा। अब इसको मिटाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम फिर से इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें समझाने की कोशिश करेंगे जब आपको समझ में नहीं आया होगा तो अब समझते हैं कि एडविन हब्बल ने क्या कहा। एडविन हब्बल ने कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है, धीरे धीरे उसमें फैलाव हो रहा है, और वो फैलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर कोई बाहरी शक्ति बल लगा रहा है। जैसे हम समझते हैं, ये मान लीजिए गैलेक्सीज है, गैलेक्सी है ना, ये गैलेक्सी है, इस तरह से 100 अरब गैलेक्सी है, 100 अरब गैलेक्सी। तो एडविन हब्बल ने क्या कहा कि इसके बीच का जो खिंचाव है, इसके बीच का जो खाली स्थान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस बढ़ने का क्या कारण है कि इस पर कोई बाहरी शक्ति जो है वो फोर्स कर रहा है, इस पर कोई बाहरी शक्ति है वो इस पर फोर्स कर रहा है। और जब बाहरी शक्ति फोर्स करेगा तो ये जो गैलेक्सी है वो अपने जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी ये दोनों को समझिए, ये भी गैलेक्सी, ये भी गैलेक्सी है, ये दोनों अभी इस तरह में अपनी पुरानी अवस्था में। लेकिन इस पर क्या हो रहा है, कोई ऊपर से या फिर नीचे कहीं साइड से भी कोई शक्ति इस पर दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। और जब प्रेशर डाल रहा है तो ये धीरे धीरे विस्तारित होते जा रहा है, धीरे धीरे अपने से दूर होता जा रहा है। तो इसीलिए उसने कहा कि इस पर कोई बाहरी शक्ति जो सो वो फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने के कारण हमारा जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन ये शक्ति समाप्त हो जाएगी उस दिन हमारा जो ब्रह्मांड था, गैलेक्सीज था, वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे सुपर क्रंच। तो मान लीजिए पहले टाइम था इस तरह से, जब उस पर शक्ति काम किया तो फैल करके इतना हो गया। लेकिन जब वो शक्ति फिर से खत्म हो जाएगा, तो खत्म होगा तो प्रेशर डालने के लिए बंद कर देगा, और जब बंद कर देगा तो फिर से गैलेक्सी अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। और जब पुरानी अवस्था में आ जाएगा तब उसको हम कहेंगे सुपर क्रंच। क्या कहेंगे? सुपर क्रंच। तो इस घटना को, इस बात को किसने कहा? एडविन हब्बल ने कहा। क्या कहा था? एडविन हब्बल ने कहा था। और एडविन हब्बल ने ये भी कहा था, एडविन हब्बल ने नहीं, ये बिग बैंग थ्योरी ने ये कहा था कि 15 बिलियन वर्ष पहले जो विस्फोट हुआ, तारा का जो विस्फोट हुआ, तारा के विस्फोट होने के बाद जो गैलेक्सी वगैरह बना, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो महाविस्फोटक का सिद्धांत दिया वो आज से 15 बिलियन वर्ष पहले दिया था। 15 बिलियन वर्ष पहले नहीं, कि 15 बिलियन वर्ष पहले जो था वो तारा विस्फोट हुआ, है ना। तो ये था हमारा बिग बैंग थ्योरी और एडविन हब्बल का सिद्धांत, जिन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये था एडविन हब्बल का। और इसके पिछले में बताए थे, इसके पहले वाले भाग में बताए थे हम बिग बैंग थ्योरी। अब हम इसके आगे समझते हैं कि ग्रुप्स ऑफ स्टार भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ये गैलेक्सी है ना, ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी में बहुत सारे तारे रहते हैं साइड्स में, है ना, बहुत सारे साइड्स में तारे रहते हैं। तो इन्हीं साइड्स में से हमारा एक सूर्य भी है, क्या है? सूरज भी है। और ये सूरज के चारों ओर बहुत सारे तारे हैं, है ना। और ये देखा गया कि इसके चारों ओर जो तारे हैं वो एक या दो करके नहीं है, बल्कि वो अपने पूरे खानदान में, अपने पूरे ग्रुप में, कहीं पर 10 गो देखा गया, कहीं पर 4 गो देखा गया, कहीं पर 3 गो देखा गया, कहीं 24 गो देखा गया, है ना। तो उसको कहा गया ग्रुप्स ऑफ स्टार, यानी कि हिंदी में कहेंगे उसको तारा मंडल। क्या कहेंगे? तारा मंडल, तारा मंडल। तो इसी तरह से एक जगह देखा गया 27 तारों का समूह, 27 तारों का
समूह। सूरज के अगल बगल में एक जगह देखा गया 27 तारों का समूह, जिसको हम कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। नहीं बोलते? कौन नक्षत्र में तो पैदा हुआ था रे, जो इतना बदमाश हो गया? बोलते कि नहीं नक्षत्र के बारे में? आप फिर देखते होंगे, जब आदमी जन्म लेता है तो पंडित के पास जाता है। पंडित के पास जाते बोलता है, पंडित जी देखो कि कौन नक्षत्र में जन्मल है। तो क्या था? नक्षत्र था। और नक्षत्र कहने से मतलब ये होता है, वो ये देखता है कि जब ये बच्चा जन्म लिया तब सूरज के सामने में कौन नक्षत्र था, ठीक नक्षत्र था कि खराब नक्षत्र था। तो पंडित जी वही देखता है कि जब ये जन्म लिया 12:30 में, मान लीजिए 12:30 में मान लीजिए जन्म लिया, तो देखेगा कि 12:30 में सूरज के सामने कौन नक्षत्र था। यदि नक्षत्र खराब था तब तो एकदम बवाल मचा देगा, और नक्षत्र सही था तब तो बल्ले बल्ले। तो इस तरह से कितने तारों का समूह देखा गया? 27 तारों का समूह, जिसको हम कहते हैं नक्षत्र। और नक्षत्र का जो प्रभाव है वो एस्ट्रोलॉजी पर भी पड़ता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ज्योतिष पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, वो भी भारतीय ज्योतिष पर। ठीक है, तो नक्षत्र क्या है? इसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। नक्षत्र को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन। सूरज के समीप तारों के समूह को कहते हैं नक्षत्र, और इसकी संख्या कितनी है? 27 है। कितनी है? 27 है। और एक बात ध्यान रखेंगे, सूर्य जो सो वो एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। कितने नक्षत्र को? एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। तो हमारा जब जन्म होता है तो उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसमें से कुछ हम नक्षत्र का नाम लिख देते हैं, जैसे बता देते हैं, चित्रा होता है, हस्त होता है, विशाखा होता है, श्रवण होता है, माघा होता है, अद्रा होता है, रोहिणी होता है। ये सब नक्षत्र का नाम है। कुछ लिख देते हैं हम, चित्रा, विशाखा, माघा, रोहिणी, चित्रा, विशाखा, माघा, रोहिणी, हस्त। इस तरह से कितने नक्षत्र है? 27 नक्षत्र है। ठीक है, तो नक्षत्र का प्रभाव भारतीय ज्योतिष पर भी पड़ता है। ठीक है, तो लगभग हमारा जो ये था तारा वाला टॉपिक, ये लगभग हमारा समाप्त हो गया है। और इसके यदि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर पिछले वाले वीडियो को जाकर के देख लें, ताकि आपका जो तारा का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। और यदि कहीं पर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है। तो कल से फिर हमारा चलेगा अभी चलेगा हमारा सोलर सिस्टम के बारे में। और जैसे कि हम पहले में बताया कि सप्ताह में 3 दिन हम ज्योग्राफी का देते हैं, और एक नए सीरीज का शुरू किए हैं, वो है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में हमने शुरू किया अभी क्लास 6 के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी से पहला चैप्टर। तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही। यदि यहाँ पर आपको कोई समझने में परेशानी होगी तो आप कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।